हेलो साथियों, रूटेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे 2 क्लासें मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम की बिल्कुल बेसिक से हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब उन्हीं 2 क्लासेस के ऊपर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास के अंदर ऐड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि मैंने ये खुद से ही ये क्वेश्चन लगाए। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर कंसेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं 5 से 10 सेकंड आपको सोल्व करने के लिए दूंगा ताकि आप सोच सकें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं, और फिर आप ऑब्जर्व करना कि आप कितने सही थे कितने गलत। ये वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द लिस्ट प्राइम नंबर इज। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें कर्सर में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी चलेगा। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, द लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो हमें पता है कि जीरो तो प्राइम नंबर में आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का पार्ट होता है प्राइम नंबर। एक न भाज्य है न ही अभाज्य, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो हमने पिछली क्लास के अंदर ही कुछ डेटा जो है सीखा था कि 1 से लेकर के जो है 100 तक सबसे 100 से छोटी यहाँ सभी अभाज्य संख्याएं जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 25। 1 से लेकर तक 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। मैं कुछ डेटा और आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको याद आ जाए कि 1 से लेकर के 20 तक की जो अभाज्य संख्या है उनकी टोटल संख्या 8 है। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 10 है। 1 से लेकर के 40 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 12 है। और 1 से लेकर के 50 तक की जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या 15 है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। और 50 से लेकर के जो 70 तक की अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या 4 है। और 50 से लेकर के जो 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं उनकी टोटल संख्या 10 है। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक 15 और ये 10, यानी कि टोटल 25 हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि और भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। जैसे कि 1 से लेकर के 1000 तक पूछ रखा था कि कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 168 होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 500 तक भी पूछा गया है पहले, तो 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कुछ हम और भी जान लेते हैं जैसे कि 100 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो टोटल 21 होती हैं। 200 से 300 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो टोटल 16 अभाज्य संख्याएं हैं। 300 से 400 तक की अगर मैं बात करूं तो टोटल 16 अभाज्य संख्याएं हैं। और 400 से 500 तक की अगर बात करूं तो टोटल 17 अभाज्य संख्याएं हैं। 500 से 600 टोटल 14। और 600 से 700 फिर से क्या हो जाएगा? 16। और 700 से 800 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर से 14 आ जाएगा। और 800 से 900 तक की अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 900 से 1000 तक फिर से 14,
यानी कि आप कुछ ट्रिक वगैरह लगा सकते हो, याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं सबके। जैसे मैंने 21 16 16 17 14 16 14 15 और 14 करके कुछ इस तरीके से याद किया हुआ, या फिर कैसे भी आप इनको याद कर सकते हो। ठीक, जितनी ज़्यादा अगर याद होंगे तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? अभी जो देखो इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे उनको धोखा दो दो एक समभाज्य संख्या है और वो टिक लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने भी दो पे टिक लगा दिया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही समभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है और वो दो है, यानी कि लेकिन टोटल संख्या तो एक ही है ना। ठीक है, तो टोटल एक ही संख्या है और वो क्या है? दो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, नहीं कि बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक अभाज्य संख्या है, भाई बिल्कुल गलत है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत बात है। हमने सीखा हुआ कि एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य। तो ऑप्शन नंबर बिल ये जो सी है ना वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होना था। ठीक है, तो डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि भाई सी ऑप्शन हो गया ना हमारा आंसर। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि बिल्कुल स्टिक। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पाई का मान तो जो होती है वो एक एप्रीमेट संख्या होती है। ठीक है, ये तो हम मानते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। 22/7 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पाई एक अप्रीमेट संख्या है, बिल्कुल बात सही है भाई। हमने सीखा है पिछली क्लास के अंदर कि पाई जो है वो एक अप्रीमेट संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, यानी कि n कोई नेचुरल नंबर है और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगा, या हमेशा एक पूर्णांक आएगा, या हमेशा एक अप्रीमेय संख्या आएगा। ठीक है, कुछ समय यह प्राकृतिक संख्या और कुछ समय यह अप्रीमेय संख्या। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। तो देखिए इस एन का मान, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। अगर इस एन का मान मैं जैसे कि 3 ले लूँ तो ये रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 को जब सोल्व करते हैं तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, यानी कि प्राकृतिक यानी कंप्लीट नंबर आना चाहिए। तो जब इसको सोल्व करें या यानी कंप्लीट वैल्यू तो इसकी निकाल भी नहीं सकते हम। तो जैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी जो लेते हैं हम 1732 वगैरह कुछ करके, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, रूट 4 होता तो 2 आ जाता प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक पूर्णांक होगा, यानी कि ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, ये वाला देखो, क्या ये बात सही है? हमेशा, क्या हमेशा एक पूर्णांक होगा? बिल्कुल नहीं। अब ये देखो, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है पूर्णांक, पूर्णांक में तो कंप्लीट नंबर आएगा, तो ये बात भी गलत होगी। हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमेशा एक परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या कैसी होगी? इस ये जो मान है, जो रूट 3 का जो मान है, ये डेसिमल के बाद ये अनंत तक चलता जाता है, नहीं किसी पैटर्न को फॉलो करता है। जब पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी डेसिमल को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं है कि नीचे क्या लेकर के आएंगे, यानी कि उसको p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यही रूट 3 ये अप्रिमेय संख्या है और 3 नेचुरल नंबर भी है। तो कुछ समय यह प्राकृतिक संख्या होगी और कुछ समय यह अप्रिमेय संख्या होगी। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? क्वेश्चन नंबर 7।
अनरूट के अंदर क्या है, 4/9। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 2/3। और 2/3 p/q की फॉर्म में हो गया, ये तो परिमेय हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। ये भी नहीं होगा, इसका मान क्या आता है, 9 होता है, 9 भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या वो क्या है भाई, √7, ठीक है। तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो, 2310 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये पहली बात तो गुणनखंड फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि फैक्टर वो नंबर्स हैं जो इस नंबर को कम्प्लीटली भाग कर रहे हैं। यानी कि ये 2310 जो है 2310, ये किस किस नंबर से भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसने कुछ ए बी सी करके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। और साथ में कह दिया कि जो फैक्टर हो गए वो अभाज्य भी होने चाहिए, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये दो तो मान लो अब प्राइम है, तो क्या चार जो अभी मान लो अगर तुम ए ऑप्शन को ही सही मानते हैं, तो चार तो प्राइम नहीं है। तो चार प्राइम नहीं है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। इसमें भी चार है, ये भी नहीं होगा। तो जो 2310 है वो 2 से भी भाग जा रहा है, ठीक। 2 से भाग जाने का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या जो है हाँ लास्ट में 0 है तो 2 से भाग जाएगा, ठीक है। 3 से भाग जाने का रूल, 3 2 5 और 1 6 डिजिट का सम करके देखते हैं, अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। या फिर गुणनखंड निकाल करके देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 2310 जो 5 से 7 से 11 से सबसे भाग जा रहा है। आगे की क्लास में हम जब डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे तो उनमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फैक्टर का भी टॉपिक होगा उसके अंदर, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। जो 2310 है वो सी ऑप्शन में जितने भी ये लिखे हुए हैं इन सब से भाग जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दो सहभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती है। अच्छा, सहभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि जिनका HCF एक होता है, हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा है, ठीक है। तो ये तो कहता है कि दो अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य होती है। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्यों। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5 और 8, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, यानी कि इनका HCF एक है, यानी कि दोनों को प्राइम है। तो क्या ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं, बिल्कुल नहीं। ये वाला प्राइम है लेकिन ये वाला कैसा है, कंपोजिट। 8 कैसा है, कंपोजिट। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो गई भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। हमें राइट जो है स्टेटमेंट चूज करनी है। कोई भी संख्या अभाज्य नहीं, गलत बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, तो 2 कैसा नंबर है, 2 प्राइम है और इवन भी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एवरी ओड नंबर इज ए प्राइम, प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य है, बिल्कुल गलत बात है भाई। वैसे तो 9 भी विषम संख्या है, लेकिन क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कैसा हो जाएगा ये, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या सम या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। या तो सम होगी या विषम होगी, यही होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया कि इफ अगर x बटे में y, x अपॉन वाई अगर 5/3 है, यानी कि इसका मतलब देखो पहले क्या होता है कि x बटे में y 5/3 के बराबर है, इसका मतलब x का मान तो 5 है और y का मान 3 है, ठीक है। देन x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी कि इसका मान निकालना है। तो x की जगह पे x की वैल्यू रख दो, y की जगह पे y की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 प्लस में 3 और 5 माइनस 3, यानी कि ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहली और दूसरी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें।
अच्छा, पहली और दूसरी अभाज्य संख्या, अभी आपको यही पता होना चाहिए कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, क्योंकि 0 1 तो नहीं होती। तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, 2/3 एक परिमेय संख्या है तो √2/√3 क्या होगी। ठीक है, ये देखिए, ये p/q की फॉर्म में लिखा है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्याओं के कुछ रूल्स याद किए थे कि किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, ये हो रहा होगा कि सर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई गई थी कि एक तो p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, दूसरा जो ये q है नीचे वाला जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये दोनों चीजें तो इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन एक तीसरी चीज और बताई थी कि जो p और q जो अंश और हर हैं वो बिलोंग करने चाहिए किससे, इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं हमें। ठीक है, मैं कई बार स्पेल वैसे आई कर देता हूँ, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखता, तो आप ध्यान रखना, मैं जो बोलता हूँ उस पर फोकस करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन √2 भी इंटीजर नहीं है, √3 भी इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या है क्या, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक बताया था कि अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या की गुना करते हैं हम अपरिमेय संख्या के अंदर, और मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि √2 की मल्टीप्लाई करें √3 के अंदर तो जो आंसर आएगा तो ये √6 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी या फिर इस तरीके से लिखा गया हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में दोनों का, तो वो भी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जैसे कि सेम नंबर हो, जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर मैं इसकी इसी में गुना कर दूँ, ठीक है, √3 के अंदर ही गुना कर दूँ, तब ये रेशनल नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये रूट हट जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि ये 3 की पावर 1/2, यानी कि रूट को जो अगर मैं पावर के अंदर लिखूं तो 3 की पावर 1/2 लिखा जाएगा, और ये भी 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यह एक रूल फॉलो होता है। वो रूल फॉलो क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जैसे कि p की पावर x है, ठीक है, और q की पावर भी x है, तो जब बेस सेम होते हैं ना, यानी कि बेस जब अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती हैं, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर वही रह जाती है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो कि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है कि बेस वही रह जाता है और पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही चीज़ फॉलो होती है। वैसे कह देते हैं आसानी के लिए कि रूट से रूट कट गया। अब अगर आप इसको बेस सेम मानते हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, हाफ हाफ जुड़ के पूरा एक हो जाएगा कंप्लीट, और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। ठीक, अगर वैसे समझो कि सर पावर भी सेम है, पावर को सेम मानोगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1/2। तो फिर इसको हम रूट लिख सकते हैं, और वो 3 प्लस माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो वैसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से रूट कैंसिल होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 40 से कम कितनी संख्या अभाज्य है। 40 से कम, तो 1 से लेकर के 40 तक हमने सीखी थी अभी कुछ देर पहले, कितनी होती हैं, 12। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं मैं, आगे क्वेश्चन के अंदर आएगा, चलो क्वेश्चन के अंदर ही बता दें। शून्य और सभी प्राकृत संख्याओं को कहा जाता है, शून्य यानी कि 0, और सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरीके से तो इन नंबर के कंप्लीट सेट को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या दिया गया है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, वैसे तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या भी हैं, सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं,
ठीक है, आवाजें नहीं है सारी की सारी, लेकिन इस कंप्लीट सेट को जो नाम दिया गया है ना, वो नाम क्या दिया गया है भाई? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? प्रत्येक प्रीमिय संख्या साथ साथ होती है, एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो। यानी कि जो सभी के सभी जो रेशनल नंबर होते हैं, उनको हम किसी और अन्य नाम से क्या बुला सकते हैं? यानी कि वो साथ साथ क्या इंटीजर भी होती हैं, या रियल नंबर होती हैं, नेचुरल होती हैं, वोल नंबर होती हैं। ठीक, इस तरीके से बात है। जैसे प्रीमिय संख्या में कुछ भी ले लो, 1/3 एक प्रीमिय संख्या है, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी गई है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रीमिय संख्या को क्या इंटीजर कह सकते हैं? इंटीजर तो पूरे की पूरी संख्याएं होती हैं, तो ये तो रेशनल नंबर है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी प्रीमिय संख्या होंगी ना, उनको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, कितना भी पी बटे क्यू के फॉर्म में जो भी लिखी गई होती है। नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। पूर्ण संख्या होल नंबर, ये होल नंबर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट टू इज एन, रूट टू कैसी संख्या भाई? अप्रीमिय संख्या है, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रूट थ्री एक फाइनाइट डेसिमल, यानी कि फाइनाइट डेसिमल मैंने सिखाया था ना शांतावर्ती वाला, कि डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड नंबर होते हैं। तो जो रूट थ्री एक अप्रीमिय संख्या है, और रूट थ्री जो अप्रीमिय संख्या होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। एक एन इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो रिपीटिंग नहीं होता है, क्योंकि जो रिपीटिंग होते हैं ना, उनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखने वाली वो रेशनल नंबरों में आती हैं, इक्वल टू 1.732। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही तो पिछले वाली क्लास जा करके देखो, मैंने एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बताया गया। ये प्रीवियस ईयर की क्लास है, ताकि आपकी पिछली क्लास का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपको पता चले कि इस कंसेप्ट से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, रूट थ्री इक्वल टू 1.732, ये बिल्कुल गलत बात है। इक्वल टू नहीं होता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। एन इन्फानाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, मैंने बताया था जब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल करवाई, ये वही चीजें हैं। ठीक, एन इन्फानाइट नॉन रिपीट, एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव, तो डी ऑप्शन जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, खुद से निकाल के देखें, फिर मैं बताता हूँ 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मैंने सारे के सारे रूल पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं पे डिपेंड है कि यदि एन और पी दोनों विषम संख्याएं, यानी कि एन और पी है दोनों विषम संख्याएं, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? ओड है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या है? अगर दोनों को जोड़ दें हम, तो दोनों को जोड़ दें हम, तो इवन संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? ये रूल मैंने बताया था। रूल याद अगर नहीं रहते हैं तो छोटी छोटी संख्याओं को उठा के देख लिया अगर, जैसे कि मैंने 3 और 5 उठा के देखा, 8 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एन और पी को जब जोड़ेंगे हम तो इवन संख्या आएगी, और यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या बनेगी, एक जोड़ देंगे उससे अगला नंबर भी सम संख्या हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करें हम, जैसे कि इस 3 की और इस 5 की मल्टीप्लाई करके देखें, तो 15 हो रहा है, यानी कि ओड की जब मल्टीप्लाई करते हैं ओड के साथ, तो क्या होता है? ओड संख्या ही आती है। ठीक है, विषम संख्या ही आती है, और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे हम, तो वापिस से विषम संख्या आ जाएगी।
तो ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों ये भी ओड हो गया, यही कंसेप्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। अगर पिछली वाली क्लास आपने अच्छे तरीके से की है तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हर वो टॉपिक क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक से बिल्कुल चलता है और हाई लेवल तक लेके जाते हैं उसको, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग निकालें। भी प्रथम चार अभाज्य संख्याएं आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि पहली क्या है, 2, 3, 5, 7, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, इनको जोड़ दो, 3, 2, 5, 10 और 7, 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 110 और 120 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य हैं, ठीक है, कितने पूर्णांक जो है वो अभाज्य हैं। देखिए वैसे तो जैसे कि अब 110 से लेकर के 120 तक पूछ लिया, कल को 160 से लेकर के 170 तक पूछ सकता है, या 160 से लेके 200 तक पूछ सकता है। तो अब सारा का सारा डेटा तो हम याद रख नहीं सकते, ठीक है, नहीं एक एक को निकाल के देख सकते हैं। तो वैसे तो इनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके होते हैं जिससे हम जल्दी निकाल पाएंगे कि 110 से लेकर के 120 तक के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्या है। अभी जैसे यहाँ की मैं बात करूँ तो ये तो बहुत कम नंबर है, ठीक है। आप लिख के भी लगा दोगे, जैसे कि आपने लिख लिया 111, 112, 113, 114, 115, ठीक है, 116, 117, 118, 119, इस तरीके से आपने लिखा। और आप लिख करके कुछ चेक कर रहे हो कि ये 2 से या 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, इस तरीके से देखोगे तो क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इतना समय नहीं होता है। तो तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले बात 110 से लेकर के 120 तक, ठीक है, इनके बीच की संख्याएं निकालनी। तो इनके बीच की जो टोटल संख्याएं होंगी वो 9 होंगी। ये बात तो देखो, ये चीजें लिखने से पहले भी आप पता कर सकते थे कि ये कितनी होंगी, 9 होंगी, ठीक है। या फिर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी दो को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी ओड होंगी। कैसी होंगी, ओड होंगी, विषम होंगी। तो जो संख्याएं सम हो भाज्य होंगी। तो देखो ये तो वैसे ही कैंसिल था, ये आपने लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना था कि जैसे ये 119 है या 120 से नीचे की बात कर रहे हैं ना, तो 120 120 से बड़ा कोई नंबर देखें, ठीक है। 120 से बड़ा कोई नंबर देखने का मतलब क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर 120 से बड़ा, 120 से बड़ा एक नंबर होता है 121। और ये जो 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 120 से छोटी हमें कोई भी संख्या देखनी है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो 11 से छोटी प्राइम संख्या देखें कौन कौन सी। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 11 नहीं लेंगे हम, लेकिन अगर वैसे लेना पड़ता और बड़ा नंबर होता थोड़ा हा तो यहाँ तक ही देखो। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि अब 2 है तो अभाज्य, लेकिन अगर कोई संख्या 2 से भाग जाएगी तो वो सारी की सारी हमने हटा दी कि नहीं हटा दी, यानी कि वो अभाज्य है, बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। 3 है, अब 3 से भाग जाने वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है कि डिजिट का सम करके देख लेंगे, ठीक है। अगर सभी डिजिट का सम अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से भाग जाएगी, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमने ऐसी संख्या को भी नहीं लेना जो 3 से भाग जाती है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, इन तीनों डिजिट को अगर मैं जोड़ के देखूं तो 3 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से भाग जा रही है, नहीं लेनी हमने, कैंसिल है, ठीक है। 5 से भाग जाने वाली संख्या है,
तो जिसके भी डिजिट में 5 आता है वो संख्याएं भी नहीं लेनी हमने, ठीक है। 7, एक 8 और एक 9, ये भी 3 से भाग जाता है, नहीं लेनी थी, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 119 है, ठीक है। अब देखो ये ना तो 2 से भाग, 2 से तो हमने देखना है, 2 3 5 से, ये तो देखते ही हटा देनी है। और इनको 2 से कौन सी होंगी, जो सारी की सारी सम होंगी, हमने काउंट ही नहीं करनी। यानी कि अगर आप गिनती करते भी 110 से लेकर के 120 तक, तो आप क्या करते, एक तो 5 वाली संख्या नहीं लेते, आप ये वाली नहीं लेते, नहीं कोई विषम संख्या। तो इससे क्या होता, आपका समय बचता। जैसे कि आप 111, 113, 117 और 119, एक तो आप सिर्फ 4 संख्याओं को चेक कर रहे हो, और एक आपने 15-20 संख्याएं लिख दी उनको चेक कर रहे हो, तो समय बचेगा इससे आपका, ठीक है। अब इसको देखते ही कैंसिल कर देना था क्योंकि 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। इसको देखते ही कैंसिल कर देना था क्योंकि 3 से भाग जा रहा है, तो सिर्फ बची 2 संख्याएं। तो ये तो वैसे ही हट गए, सिर्फ 7 से भाग दे के देखना था, ये वाली संख्या 7 से भाग जा रही है, ठीक है। तो कितने पे जा रही है, 17 पे, 17 7 119, तो सिर्फ एक ही संख्या बच गई 113। तो संख्या यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तरीके अपनाए जाते हैं जल्दी निकालने के लिए, न कि सारी की सारी संख्याओं को आप लिख करके करोगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 301 और 320 के बीच कितनी है भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 300 के बाद 320 तक टोटल 20 नंबर आते हैं, और 2 नंबर तो ये वैसे हो गए, तो बचे कितने, 18। और जो 18 बच गए उनमें से 9 तो ओड होंगे, ठीक है। और 9 कैसे होंगे, इवन, ठीक है। तो जो 9 इवन होंगे वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। एक जिसके लास्ट में 5 आ रहा होगा, कौन कौन सा आ रहा होगा, 305 के आ रहा होगा, 315 के आ रहा होगा, दो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 9 और 2 11, बची कितनी टोटल संख्याएं, 7। उन 7 में भी चेक करेंगे कि 3 से कौन सी भाग जा रही है, कौन सी नहीं। अभी ये जो 320 है, 320, 320 से बड़ा नंबर होता है 324, ठीक है। और ये 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 से छोटे प्राइम नंबर देखने हैं हमने, तो 2 3 5, इनका तो पता है, देखते ही तुरंत पता लगा लेंगे। अगर इनसे भी अगर एलिमिनेट नहीं हो, तो 7 11 13 17, ठीक है। अभी देखो 9 और 2 11, ये संख्याओं तो लेनी नहीं है, तो लेना क्या क्या है, देखना जिनको चेक करना है, 303, 307, 309, 311, 313, 317, 319। अभी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 5 वाली हटा दी और सारी की सारी जो सम थी वो हटा दी। देखो 3 और 3 6, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। 9 और 3 12, 3 से भाग जा रही है, नहीं देखना है चेक करके, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 3 से कोई और भाग जा रहा है क्या, 6 7 3 1 4 5, 3 से नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे हम, 7 से, ठीक है। फिर 11 से, 13 से। अब ये देखो 9 और 3 12, 12 में से एक जाएगा तो 11, इनकी ये संख्या 11 से डिविजिबल हो गई, ठीक है। तो ये संख्या 11 से भाग जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो बच्चे कितने, 1 2 3 और 4। इन चारों संख्याओं को जब भाग दे करके देखोगे ना, तो क्या होगा कि कोई सी भी संख्या इनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एलिमिनेट करके निकालनी है, जितना जल्दी फास्ट कर सकते हो, किसी का कोई तरीका, किसी का कोई भी तरीका। अगला क्वेश्चन, जब एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाता है तो परिणाम क्या आता है, ठीक है। व्हेन ए नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर द रिजल्ट इज। तो देखिए एग्जांपल लेके देख लिया करो,
ठीक, कोई भी संख्या है प्राकृतिक संख्या, जैसे कि मैंने 5 को भाग दिया है 7 से, ठीक है, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल गलत बात होगी भाई। जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा है ये कंप्लीट नंबर तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ डेसिमल के अंदर आएगा, तो डेसिमल के अंदर जो आएगी तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। एक प्रीमेय संख्या, भाई बिल्कुल है, प्रीमेय संख्या तो होगी, क्यों होगी, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में। अब डेसिमल कुछ भी आया हो, समथिंग, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे कि 5 को 7 से सोल्व करते हैं तो क्या, यानी कि वो जो संख्या है उसको दूसरा रूप क्या है, दूसरा रूप ये है, इनके दोनों इक्वल है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे ना। तो जब पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा गया है तो वो प्रीमेय तो है, कोई भी संख्या लगा लो आप, 1/2 लगा लो, 1/3 लगा लो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमेशा एक है प्रीमेय संख्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रीमेय तो आएगी नहीं भाई, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर है पी बटे क्यू की फॉर्म में, जब नेचुरल नंबर होंगे दोनों के दोनों, जब वो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं तो अप्रीमेय तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। कभी एक प्राकृतिक और कभी अप्रीमेय, अप्रीमेय कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दो अंकों की संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, यानी कि सिर्फ 2 डिजिट। तो हमें पता है कि 1 से 100 तक 25 है, 1 से 100 तक कितनी है, 25 है। तो 2 डिजिट का मतलब क्या है, कि एक डिजिट वाली, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक जो है भाज्य संख्या, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। ये जो एक डिजिट के अंदर आती है ना भाज्य संख्याएं, अगर मैं इनको हटा दूं इस 25 में से, इन चार को हटा दूंगा तो कितनी बचेंगी, 21। और वो जो 21 है भाज्य संख्याएं बचती है ना, वो सारी की सारी टू डिजिट के अंदर आती है, ठीक है। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं बच्चे। तो जब भी कोई कंसेप्ट हम सीखते हैं तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम निकाल करके देखेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, हमें पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते, यदि 2 की पावर p है, यानी कि इफ 2 की पावर p प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है, तो p को घात होना चाहिए, यानी कि p का मान क्या होना चाहिए। अगर इन ऑप्शंस में से आप कुछ रख के देख रहे हो और वो एक अभाज्य संख्या आ रही है, तो आंसर वही होगा। जैसे कि आपने 2 रख के देखा पहला ही ऑप्शन, तो 2 की पावर 2 प्लस में 1, तो 2 की पावर 2 करोगे, यानी कि 2 की 2 में गुना करो तो 4 प्लस 1 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब 5 भाज्य है कि ये भाज्य है, ये बोला कि एक भाज्य संख्या है, भाई भाज्य हो गया तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। बाकी को रख के भी देख लेते हैं। अगर आप 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, यानी कि 2 की 3 बार गुना, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर 3 8 होगी, 8 प्लस में 1 9, ये तो कंपोजिट है, ठीक है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 होता है 32, 33 हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया। 6 रख के देखोगे, ठीक है, तो 32 दूनी 64, यानी कि 64 प्लस में कितना हो जाएगा, 65, ठीक है, ये भी कंपोजिट है, तो उत्तर नंबर क्या आएगा, ये ऑप्शन सही आंसर होगा। जब आप 2 रखोगे p का मान, तभी एक अभाज्य संख्या होगी, तो p को घात होना चाहिए, क्या घात होना चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखो 101 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं भाज्य हों, ठीक है, भाज्य निकालना हमें, तो सिंपल सी बात है भाई। देखो 101 से 120, यानी कि 100 से आगे 20 तक टोटल 20 संख्याएं हैं। उस 20 में से 2 को तो ऐसे ही हटा देंगे, क्योंकि इनके बीच की पूछी है। पीछे बच गई टोटल 18, उस 18 में से 9 संख्याएं तो भाज्य होंगी, कंपोजिट, और 9 कैसी होंगी, प्राइम, जो विषम होंगी, ठीक है। तो सारी की सारी नहीं होंगी, तो जो कंपोजिट होंगी 9 तो होंगी होंगी, ठीक है, सारी की सारी सम, तो 9 तो ये हो गया। और भाज्य कौन सी होंगी, जिनके लास्ट में 5 आएगा, यानी कि 105, 115, 2 ये होगी, तो टोटल कितनी हो चुकी हैं, 11 हो चुकी हैं।
बाकी को हम काउंट करके देख लेंगे कौन कौन सी बच गई। 103, 107, 109, 111, 113, 115, 15 तो हो चुका है ना, तो 117 और 119, यही भी सम संख्याएं बच गई ना, 5 को हटा कर कंपो उनको सम संख्याओं को हटा करके। तो अब 3 से देखने हैं कौन सी भाग जा रही है। तो ये वाली 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, कंपोजिट। तो 11 थी, प्लस में एक 12 हो चुकी है। अच्छा उसके बाद 7 और एक 8 एक 9, ये भी 3 से भाग जा रही है, एक और हो चुकी है। ठीक है, अभी जो क्या था 119, ठीक है, 9 एक 10 और एक 11, ठीक है, ये कैसी संख्या है भाई, तो ये कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 11 12 और एक 13, तो जो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं, 119, 119 किससे भाग जा रही है, 7 से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसे देखो, 7 से 17, 7 पे 119, ठीक है, 7 से कम्प्लीटली भाग हो रही है, तो एक संख्या ये हो जाएगी, 11 12 13 और एक 14, तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा भाई। ठीक है, बाकी जो भी बच गई वो नहीं होंगी, 103 किसी से भाग नहीं जाएगा, 107 किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 109 भी नहीं जाएगा, 113 भी नहीं जाएगा, तो टोटल 14 संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं परिमेय होंगी, रेशनल नंबर होंगी। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं 1 से 2 के बीच में मैं ये कहूँ कि रेशनल नंबर बताओ, तो मुझे ये बताइए कि 1.01 अगर मैं लिख दूँ तो क्या ये रेशनल नहीं है, क्योंकि जब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कोई ना कोई संख्या आएगी, जैसे कि इस डेसिमल को हटा दूं तो डेसिमल के बाद 2 अंक का तो नीचे 100 आ जाएगा, तो क्या ये रेशनल नहीं है, प्रीमियम नहीं है ये, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो 1.02 1.03 फिर 00 इस तरीके से अनगिनत संख्याएं बनाए, जब 2 नंबर के बीच में ही अनगिनत संख्याएं, तो 1 से 1000 तक क्या हो जाएंगे, आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, 1 से लेकर के 1000 के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती है, जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच में विद्यमान है, तो जो -18/5 है, जब इस -18/5 को आप इनकी 18 को जब 5 से भाग देते हो तो माइनस में एक संख्या आती है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि 5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आता है, 5 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 20 आता है। तो 15 और 20 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, तो उनका जो अंतर आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा, निशान माइनस का है तो क्या होगा, माइनस का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो किसके बीच आएगा, -3 और -4 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 होता तो 4 -4 के इक्वल आ जाता, यहाँ पे अगर 15 होता तो वो 3 के इक्वल आ जाता, बाकी जितने भी जो बच गए ना वो सारे के सारे -3 और -4 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है ये बतानी है। यदि ए एक परिमेय संख्या है और बी एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि
कोई भी आप मान ले लो, जैसे कि मैंने कोई प्रीमिय संख्या ले लिया, ए को मैंने 3 मान लिया, बी एक अप्रीमिय संख्या है, बी को मैंने क्या मान लिया, √3 मान लिया, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो आप, तो ये वाली कैसी संख्या होगी, हमने सीखा था इस तरीके से, 2 प्लस में √3 करके मैंने सिखाया था। तो प्रीमिय संख्या में कोई अप्रीमिय संख्याएं जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो कैसी आती है, वो अप्रीमिय आएगी, ठीक। तो एक अप्रीमिय संख्या होगी, तो ये बात तो सत्य है, लेकिन चूज क्या करना है, जो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात तो सही है, लेकिन हमने सही चूज नहीं करना है। चूज क्या करना है, हमने रॉन्ग को चूज करना है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एनी रेशनल नंबर विल बी ऑलवेज रेशनल, यानी कि कोई गैर शून्य, यानी कि शून्य के अलावा कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, अप्रीमिय संख्या से, जैसे कि 4। अब 4 एक रेशनल नंबर है भाई, जो भी कंप्लीट जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है ना, सिंपल तरीके से पी बटी क्यू की फंक्शन की रेशनल है, और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अप्रीमिय संख्या से, √3 से ही मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो 4√3 है ये कैसी संख्या है, तो वही सीधी सी बात है, अप्रीमिय संख्या है। तो वैसे तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन हमने चूज क्या करना है, गलत को चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। किन्हीं दो अप्रीमिय संख्याओं का योग एक पूर्णांक होगा, ठीक है, किन्हीं दो अप्रीमिय संख्याओं का जो है योग एक पूर्णांक होगा। भाई बात तो गलत है, कैसे गलत है, दो अप्रीमिय संख्याओं का योग, तो √3 का √2, दोनों की दोनों अप्रीमिय है, क्या इनको जोड़ते हैं तो क्या कोई पूर्णांक निकल के आता है, नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये बात गलत है, और हमने गलत को ही चुनना था। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा 28 का, वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बात तो गलत है, लेकिन हमसे जो पूछा है ना उसका सही जवाब ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा एक पूर्णांक नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक। जैसे कि मैं 5 को 3 से भाग दूं, ठीक है, तो जो आंसर आएगा तो 1.666 इस तरीके से चलता रहेगा, उसको मैं 6 का बार भी लिख दूं तो यानी कि पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर, गलत चूज करना था हमें। अगला क्वेश्चन, 2√3 है एक है प्रीमिय संख्या, भाई प्रीमिय संख्या की है प्रीमिय संख्या में गुना हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डिजिट का सम करके देखूं इनका, तो 3 2 5 1 6 3 9, ये संख्या 3 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही तो ये भाज्य है न कि अभाज्य। तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो अभाज्य को चूज करना है। 9 1 10 2 12, भाई 12 भी 3 से भाग जाता है, ये भी नहीं है। 7 5 12 और 3 15, 15 भी 3 से भाग जाता है, यानी कि ये भी अभाज्य नहीं है। तो अकेला एक ही ऑप्शन बच गया, 4 6 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये जैसे धीरे धीरे हम क्लास आगे सीखते जाएंगे, आपको पता चलने लगेगा कि अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है उसको देखते ही पता चल रहा होगा कि जब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ठीक है, इस तरीके से जब जोड़ करते हैं हम और उनका अंतर निकालते हैं, या तो 0 या फिर 11, ये 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है, आए तो वो संख्या 11 से भाग होती है। तो ये 1001 है ना, ये 11 से भाग जाता है, तो भाग चला जाएगा तो भाज्य हो जाएगी, अभाज्य नहीं रहेगी। बाकी कोई भी संख्या किसी से भाग नहीं जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, तो बात तो सही है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन आगे पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन को लगा देंगे कोई कि एक नंबर तो पक्का हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ था। हमें आंसर वो लगाना है जो सही नहीं है, तो ये बात सही है, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, बात सही है, लेकिन आंसर हमारा नहीं है। यदि p की q से गुना करें तो सम संख्या होती है, तो p और q हमेशा सम होंगे। क्या ये बात जरूरी है? ठीक है, बताओ। तो ये बात बिल्कुल गलत बात है भाई, ठीक है। क्यों गलत बात है? कि जब p की और q की हम गुना कर रहे हैं तो सम संख्या आ रही है, इवन आ रही है, ठीक है। यदि p q सम है तो p और q हमेशा सम होंगे, तो हमेशा सम बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दोनों की कह रहा है। अगर हम किसी इवन संख्या के अंदर गुना करेंगे कोई ओड संख्या, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो इवन नंबर आएगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि दो एक इवन नंबर है, अब इस दो की चाहे तुम विषम संख्या से गुना करो चाहे सम संख्या से गुना करो, जैसे तीन से ही गुना कर दे किसी विषम संख्या से, तो जो संख्या आएगी वो इवन आएगी कि नहीं आएगी? सिक्स आएगा। लेकिन पी और क्यू दोनों सम नहीं है, ठीक है। इसने लिखा ना, तो पी और क्यू हमेशा सम होंगे, नहीं भाई, एक सम एक विषम भी तो हो सकता है। तो ये वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है, लेकिन उत्तर हमारा यही है, क्योंकि इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। रूट टू इज इरेशनल नंबर, बात सही है, लेकिन हमारा उत्तर नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन शायद हमने किया था, ठीक है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट नॉन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, शायद 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। एक परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं। एक अपरिमेय संख्या? नहीं। या तो एक प्राकृतिक होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी, ये वाला बिल्कुल सही आंसर था, इसका डी ऑप्शन था भाई, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आपने कंसेप्ट की क्लास को अच्छे तरीके से सीखा है तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन को आप स्वयं से भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर पिछली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे स्टेटमेंट टाइप, उनमें आपको करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वो पीछे वाली क्लास जाकर के जरूर देखें। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है? कि कोई रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, 2/3 ही मान लिया मैंने, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही सही चूज करना है। तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? p/q की फॉर्म में एक परिमेय संख्या का दशमलव जो शांत आवर्ती का होता है, गलत बात है भाई। हमेशा शांत आवर्ती का होगा ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने कंसेप्ट के अंदर सीखा हुआ है। और उनके अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, डेसिमल के बाद रिपीटिंग है, यानी कि 666 कहीं जाके ख़त्म नहीं होते, अशांत आवर्ती के होते हैं, और इस तरीके से बार लगा के भी हम उनको मतलब डिनोट कर देते हैं। तो वो p/q की फॉर्म में रेशनल तो होते हैं, लेकिन शांत आवर्ती का होता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। शांत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत आवर्ती का होता है, ठीक है।
कैसा होता है अशांतावर्ती का। गलत बात है। क्या है? बिल्कुल गलत है। परिमेय संख्या का दशमलव अशांतावर्ती का। जैसे कि मैंने 4/में 4 ही ले लिया, ठीक है, या मैंने 4/2 ले लिया, क्या ये प्रीमिय संख्या नहीं है? क्या 4 एक प्रीमिय संख्या नहीं है? इसको डेसिमल, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2.00, है कि नहीं? तो क्या ये अशांतावर्ती का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर आ रहा है और रेशनल भी है, तो अशांतावर्ती होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बी भी नहीं है, ए भी नहीं। अप्रिमेय संख्या का दशमलव के साथ शांत होगा, ये गलत बात है। अब √3 है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 1.732, इस तरीके से कुछ होता है। इनकी न तो ये कहीं जाके खत्म होगा और न ही रिपीट होगा। ये कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। तो दशमलव विस्तार शांत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अप्रिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत अनावर्ती होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अशांत होगा और अनावर्ती होगा, यानी कि नॉट रिपीटिंग होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमने सही बात ही चूज करनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाईलैंग्वेज जो है सिखाने की, तो मैंने क्वेश्चन और आंसर को दोनों लैंग्वेज के अंदर लिखा है, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑल ओड प्राइम नंबर्स अप टू 110, यानी कि 110 तक की सभी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई टुगेदर, ठीक है। ओड प्राइम नंबर, कैसे प्राइम नंबर? ओड, यानी कि देखो ये 110 है ना, ये 110 था, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना किया जाता है। तो 2 को काउंट नहीं करना है इसके अंदर, सभी विषम 3, 5, 7, 11, इस तरीके से कहाँ तक? 110 तक, 110 से पहला जो भी नंबर है, ठीक है, वहां तक। तो इन सब को जब गुना किया जाएगा तो उस गुना का जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई क्या होगा? जो डिजिट पे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे जो आएगा वो क्या होगा, ये पूछा है इसमें। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे? ये जो विषम सारी की सारी ओड जो है विषम अभाज्य संख्या आई है, इनमें एक नंबर आया है 5। क्या नंबर आया है? 5। और 5 को आप किसी भी संख्या में गुना कर दो, लास्ट का जो नंबर बनेगा ना वो 5 ही बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 को 7 में मल्टीप्लाई करो तो 35 आ गया, फिर उस 35 की तुम 3 में मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में अगर 5 आया है ना, तो 5 की इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमेशा डिजिट 5 ही रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमेशा 5 ही रहेगा। स्पेशल से हमें यूनिट डिजिट का टॉपिक भी करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं की गुना करने सीखेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा क्या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी ऑप्शन सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन, if n square minus 33, n square minus 31 and n square minus 29, ठीक, और प्राइम नंबर, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की कितनी जो संभावित मान है वो बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ n क्या है? एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। अब जब ये संख्याएं आप देख रहे हैं कि 29 आया, फिर उससे दो छोटी संख्या, फिर उससे दो छोटी संख्या, ठीक है, यानी कि दो दो का गैप है सबके अंदर। कितने का गैप है? दो दो का। और 3 अभाज्य संख्याएं जिनके अंदर 2 का गैप है। सिर्फ सभी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सेट ऐसा है
ठीक है, 3 5 7 का। केवल यही एक ऐसा सेट है जिनके अंदर दो दो का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे छोटा 3, फिर 5, फिर 7, इनकी जब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो सबसे कम डिफरेंस तो यही आना चाहिए। फिर यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5। यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7। ये जो भी संख्या थी, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो किसी को भी एक को जब उठा करके देखोगे आप, तो एन स्क्वायर माइनस अगर 33 है, इसको अगर मैं 3 लिखूं, तो ये माइनस का 33 उधर जाके प्लस का बना देगा। तो एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 3। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। और एन का मान निकालूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट, ठीक है, तो रूट 36। और जब रूट 36 को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 6, यानी कि दो वैल्यू आएंगी, एक तो 6 और एक क्या आएगी? -6। तो दो वैल्यू पॉसिबल है भाई। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, जब इस n का मान आप 6 रखोगे तब भी वो 36 माइनस 33 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 5 7 और ये तीनों प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, -6 रखोगे तो भी उसको स्क्वायर करने के बाद वो 36 देगा। तो दो संख्या इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे 6 सोच करके 6 भी लगा देंगे, ऐसी गलतियां होती हैं। ये बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपको ये लेवल कैसा भी लग रहा हो, चाहे आसान लग रहा हो, चाहे मुश्किल लग रहा हो, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है ना, वो कंपटीशन के उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक अच्छे से कंप्लीट है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई। आगे देखो, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याएं भाई। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ना कि ओड नंबर। ठीक, उनका योगफल क्या है? 100। अब आपको एक बात पता है कि अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं, मैं प्राइम नंबर की बात करूं, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी ओड होंगी। वो सारी की सारी कैसी होंगी? ओड होंगी। और यहाँ 3 अभाज्य संख्याओं का जिक्र है। अगर मैं 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या दे रखा है? 100। तो हमने एक बात सीखी थी, वो क्या सीखी थी? कि किसी ओड संख्या में मैं किसी ओड संख्या को जोड़ दूंगा, जैसे कि 3 और 5 को मैंने जोड़ दिया तो 8 आ गया। ठीक है, यानी कि एक इवन नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया? एक इवन नंबर। लेकिन अगर एक संख्या और जो अभाज्य है अगर वो भी ओड होती, तो अगर कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि मैंने 7 ले लिया, तो 8 और 7 15, तो क्या वो विषम संख्या नहीं आ जाती? वो क्या आ जाती? विषम संख्या आ जाती। इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों जो अभाज्य संख्या है वो विषम नहीं है। क्या नहीं है? विषम नहीं है। क्योंकि जब 3 बार और इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि तीनों का जोड़ 100 है। तो एक बात तो डेफिनेटली जो है कन्फर्म होगी कि उन तीनों में से एक संख्या, उन तीनों में से एक संख्या तो 2 है। एक संख्या उनमें से क्या है? 2 है। बाकी की जो दो संख्याएं बच गई, ठीक है, एक को मैंने ए माना, एक को मैंने बी माना। जब एक संख्या 2 है तो बाकी दो का जोड़ कितना होगा? 100 में से 2 घटा देंगे तो 98। बाकी दो का जोड़ कितना होगा? 98 होगा।
लेकिन एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। तो उन दोनों का डिफरेंस है मैं a माइनस बी, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। ठीक है। इस तरीके से मैं इस ए और बी की वैल्यू निकाल सकता था। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो जोड़ दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2a हो जाएगा और ये 98 और 36 कितने हो जाएंगे हमारे जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 134। कितना हो जाएगा? 134। ठीक है। और ए का मान आ जाए 67। ठीक है। फिर ए का मान हम यहाँ रखें। जब ए का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो बी का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। बी का मान कितना आ जाएगा? 31। तो इस तरीके से ए बी सी की जो है वो वैल्यू आ गई। यानी कि एक तो है 67, एक 31 और एक कितना है? 2। ठीक है। और इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं है। या फिर इसको निकालने का एक तरीका और है, क्योंकि ये चीज़ कन्फर्म नहीं थी यहाँ से कि उन दो का ही डिफरेंस 36 है। हो सकता है इस 2 से 36 का डिफरेंस हो। ठीक है। तो कहने का मतलब, या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे कि एक तो 2 होगी फिक्स। ठीक है। और एक को अगर आप x मानते हो तो दूसरी की जो संख्या है ना वो इससे 36 ज़्यादा है, यानी कि उसकी कितनी है? x प्लस में 36। ठीक है, इतनी है ये दूसरी की संख्या। यानी कि एक की 36 कम है इन दोनों में से, और एक हमारा फिक्स है। ये बात भी सेम है और वो भी सेम है, बस सोचने का तरीका अलग है। तो इनको जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 100। तो ये 2x हो गया, ये 36 और 2 38। ये 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो उस तरीके से भी हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 31 आ जाएगा। ठीक है। ये 2x, ये 36 हो तो 38, 100 में से इधर जाके 38 कटेगा। ठीक है। तो कितना बचेगा? 62। तो जो x का मान आएगा वो 31। ठीक है। एक 31 है, दूसरी 31 प्लस में 36 है, 67। तीसरी 2 है, तो नन ऑफ वो भी कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका मन करे। तो यहाँ से जो मैं समझाना चाह रहा था, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? मैंने ये इसलिए लिया कि जब भी a प्लस बी में, जैसे कि 98 है, a माइनस बी 36 है, तो जब दो संख्याओं का जोड़ दे रखा हो और जब दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो दोनों संख्याएं निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? एक बार इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो और एक बार इनके डिफरेंस को 2 से भाग कर दो। ठीक है। एक बार इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो और एक बार इनके डिफरेंस को 2 से भाग कर दो। ठीक। तो वही संख्या आ जाएगी। जब जोड़ के भाग करोगे तो कितना आएगा? 134/2, 67। और जब डिफरेंस को भाग करोगे तब कितना आएगा? 62/2, 31। ठीक है। इस तरीके से आता है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपकी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए ये बातें आपने ध्यान रखनी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं और एक्स वाई जेड 38 है। देखो तीनों की तीनों जो संख्या है ना, तीनों की जो तीनों संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं। और उनका जो सम है वो क्या आ रहा है कि इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक इवन नंबर आ रहा है। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जो सम है वो एक इवन नंबर है। अगर इन तीनों का सम एक इवन नंबर है
तो एक बात तो कन्फर्म है कि इन तीनों में से एक दो है, इन तीनों में से एक क्या है, दो है, एक सम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो तीनों में से एक तो कन्फर्म हो गया, एक कन्फर्म क्या हो गया, दो है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड में से एक तो दो है। और बाकी जो बच गए दोनों, सबका जोड़ कितना है, 38। यानी कि बाकी जो बच गए ना दोनों, उनका जो जोड़ है वो 36 है। वो कितना है, दोनों का जोड़ है 36। ये कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से x का अधिकतम मान, तो x का जब अधिकतम मान, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को उठा के देखेंगे ना। अगर आप 31 को ही उठा के देखते हो, अगर x की जगह पे 31 रखते हो, तो 31 एक अभाज्य संख्या है, तो y क्या बचेगा, तो y बचेगा 5, तभी तो 36 होगा। और दो जुड़ के कितना आ जाएगा, 38। और दोनों की दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। मैक्सिमम भी है x का मान, और जोड़ भी कितना आ रहा है, 38। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, दो पूर्णांक है, यानी कि दो इंटीजर p और q दोनों एक से बड़े हैं, ठीक है, जो कि सापेक्षता अभाज्य है, रिलेटिवली प्राइम है। कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर है दोनों के दोनों। तो दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई, दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे कि मैंने 7 और 11 ले लिया, तो 7 और 11 दोनों की दोनों कैसी हैं, को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और दोनों की दोनों अभाज्य हैं। p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं भाई, एक से बड़ी हैं दोनों की दोनों, रिलेटिवली प्राइम है, और दोनों की दोनों अभाज्य भी, हाँ ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। इनकी बात ठीक है, ये बात ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अगला स्टेटमेंट क्या कहती है, p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं भाई, p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैंने 6 और 25 ले लिया, ठीक है, 6 और क्या ले लिया मैंने, 25 ले लिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, यानी कि आपस में दोनों की दोनों क्या है, को प्राइम है, और 6 भी भाज्य संख्या है और 25 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। p और q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य संख्या हो सकती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने 7 और 25 को ले लिया, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में को प्राइम है, और एक अभाज्य है और एक भाज्य है, ठीक है। यही तो बात कर रहा है कि पहली एक अभाज्य और दूसरी भाज्य, हाँ हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट भी ठीक हो गया। तो इसके जो ऑप्शन थे, तो तीनों की तीनों सही है, तो 1 2 3 तीनों कथन सही है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो चूज करना है हमने, ठीक है। दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाजित होता है, दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर। अब एक बात बताइए आप, दो से ज्यादा जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड होंगे, विषम होंगे, है ना। और किसी ओड संख्या में से किसी ओड संख्या को हम घटाएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, एग्जाम्पल की से मैं अगर समझाना चाहूँ कि 15 एक विषम संख्या है और 9 भी एक विषम संख्या है,
और 15 और 9 में से जिनकी भाज्य ले लिया मैंने, मैं 11 ले लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये 15 भी भाज्य है, आप यहाँ पे 17 ले लो, ठीक है। तो 17 में से वैसे कुछ भी ले सकते थे, 17 में से अगर आपने 11 को घटाया तो आंसर आया 6। विषम संख्या में से किसी विषम संख्या को जब हम घटाते हैं तो आंसर हमेशा एक इवन नंबर आता है, 2 से भाग होने वाला नंबर आता है, ठीक है। तो 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक 2 से भाग होने वाला नंबर होगा, क्योंकि वो डिफरेंस एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बात सही है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कथन सही नहीं है, हमारा आंसर ये नहीं है, ठीक है। आंसर ये नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देखो, दो भिन्न पूर्णांक, दो अलग अलग इंटीजर है, ठीक, डिफरेंट इंटीजर है भाई, m और n, ठीक, m n। तो और एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m इंटू n को विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि m की गुणा करो मैं n से, तो कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट मान लो m गुना n नहीं आ रहा है, जब मैं इसको p से भाग करता हूँ, ठीक है, जब p से मैं भाग करता हूँ तो n को विभाजित करता है, तो p या m इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m n, ठीक है, m n दो डिफरेंट इंटीजर है, एंड ए प्राइम नंबर p, एक अभाज्य संख्या है p, p कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट, जो p है ना, ये p इनकी मल्टीप्लीकेशन को कंप्लीटली भाग करता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट m इंटू n, इनकी p से भाग जाते हैं इनकी गुना, देन p डिवाइड्स आइदर m और n, यानी कि जो p है वो m या n में से किसी एक को कंप्लीटली भाग कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी भाई। कैसे सही होगी, देखिए, जैसे कि p को मैंने कोई अभाज्य संख्या ले लिया, जैसे मैंने 3 ही ले लिया, 3 प्राइम नंबर है ना, ठीक है, और m इंटू n, तो यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 4 ले लिया, ठीक है, m और n का कोई मान ले लिया, तो 9 की 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौके 36 है, तो मल्टीप्लाई को जब ये 3 कंप्लीटली भाग कर रहा है, अगर मल्टीप्लाई को ये 3 कंप्लीटली भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से इन दोनों में से कोई एक संख्या इससे कंप्लीटली भाग जा रही है, यानी कि जब 3 से मैं इसको काटूंगा तो 4 3 12, यानी कि आंसर क्या आएगा, 12। इसी तरीके से होता है ना, 12 आएगा, ध्यान नहीं था, ठीक है, क्या आएगा, 12, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इन दोनों में से कोई एक भाग जाएगा। यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में है, n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n कैसा है कि नेचुरल नंबर है, तब यह एक अभाज्य संख्या होगी। भाई बिल्कुल गलत बात है, ये बात गलत है, ठीक है। देखो ये वाली बात सही, ये वाली स्टेटमेंट सही थी, लेकिन आंसर गलत था, क्योंकि हमने कौन सा कथन सही नहीं है को चूज करना था। यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में लिखी हो, अच्छा n का मान मैं अगर 6 ले लूँ, भाई 6 एक नेचुरल नंबर होता है, n का मान अगर मैं 6 ले लूँ तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 और 1 माइनस 35 आएगा, तो क्या 35 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है ना, क्योंकि 5 से भाग हो रही है, ये तो भाज्य संख्या होगी। तो स्टेटमेंट गलत है लेकिन आंसर सही है, स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा सेट है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, ठीक, गैप ऑफ 2 बिटवीन में 2 का अंतर है, ठीक, 3 5 7, ये बात बिल्कुल सही है लेकिन आंसर गलत है, ठीक। तो इस तरीके से ये मैंने
40 क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, प्रीवियस ईयर जो है लगाए हैं हमारी पिछली क्लास को देखते हुए। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए, जो भी क्लास यहाँ पे डाली जाती है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। कई बार टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लासें मिस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे और जो रेगुलर क्लासें हैं वो चालू हो जाएंगी, ठीक। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके।